अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस मकतक और दानिशवर साइदुर रईस साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन, इससे कबल हम इनके माजी के जो हुक्म में कहे और इनसे बचपन से जवानी तक तजुर्बात से इस्तेफादा किया और वाक़यात सुने, और आज हम इनसे बहैसियत पुलिस ऑफिसर के वो चंद वाक़यात जानने की कोशिश करेंगे जो दौरान मुलाजमत इनके मिसाल बन गए हैं। तो आए इनकी तरफ चलते हैं और ये जो एज ए पुलिस ऑफिसर जो वाक़यात थे वो जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राय साहब, इससे कबल हमने आपसे आपके जो जवानी के जो तजुर्बात थे, जो वाक़यात थे, वो जानने की कोशिश की और उससे इस्तेफादा हासिल किया हमने। और आज हम ज़ाहिर है आपने बड़ा सा पुलिस में वक्त गुजारा एज ए पुलिस ऑफिसर, तो वो चंद वाक़यात जानने की कोशिश करेंगे आपसे जो दौरान मुलाजमत मिसाल बन गए। तो वो आप बताना पसंद फरमाएंगे हमें? जी जी, वो मैं अब कुछ जिक्र करता हूँ। फर्ज किया मेरी एज एसपी पोस्टिंग सबसे पहले इंडिपेंडेंट चित्राल में हुई। चित्राल मेरी पैदाइश की जगह भी थी। मुझे खुशी हुई कि मैं उसी ज़िले में जा रहा हूँ जहाँ मेरी पैदाइश हुई। सही। हमारी फैमिली में मुझे चित्राली भी कहते थे और काशगरी भी कहते थे। मैं ये तो हैरान होता उसी मुनासबत से आपने सर पे टोपी तो नहीं पहनी हुई? बस आप वहाँ जा रहे हैं तो वो अच्छा। मुझे बड़ी खुशी हुई। वहाँ जाकर जो मैंने तहकीक की तो चित्राल और काशगर एक सिस्टर सिटी रहे हैं, उसके सबूत मौजूद हैं। अल्लाह ताला करे हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएं। तो वहाँ डीसी थे मेरे साथ शकील दुरानी साहब, बाद में वो चेयरमैन वापडा भी हुए, सेक्रेटरी भी हुए। बहुत अजीम इंसान थे, शकील बहुत दुरानी। अजीम शकील दुरानी। तो एक दफ़ा हम इलाके की गश्त पर थे, घोड़ों पर वो जाते थे इलाका वगैरह देखने के लिए। वो स्नो लाइन तक चले गए, वहाँ बैठ गए। और ये होता है कि ज़रा इस तरह इलाके का जाना जाए, वहाँ क्या हालात हैं, लोग कैसे हैं, हमारे प्रॉब्लम क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं। तो हम बैठ गए वहाँ एक आग के इर्द गिर्द। सर्दी का मौसम था तो हमारे साथ गार्ड वगैरह भी थी, बंदूकें भी थी। तो एक चित्राली बाबा आके बैठ गया हमारे दरमियान में, चोगा पहना हुआ था। तो ये शिकार वगैरह की बातें हुई कुछ। तो वो चित्राली बाबा ने बड़ी अजीब बात की। वो कहते हैं ये बंदूक से आप शिकार ना करें, शिकार करना है तो वो औकाब से करें। आजकल अरब लोग तो इसका बहुत शिकार औकाब से करते हैं ना। तो बातों बातों में उसने कहा ये औकाब से जो है शिकार करने का अपना लुत्फ है। सही। जब ये औकाब आता है ना चकोर के ऊपर, तो चकोर वो डर के मारे उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो झाड़ियों में छुपता है। अच्छा। तो वो तो पकड़ा गया या अगर बच गया झाड़ियों में, तो वो उसने चित्राली बाबा ने अजीब बात की कि उस पर इतनी दहशत तारी हो जाती है उस चकोर के ऊपर, तो आइंदा के लिए वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। यानी उसकी तख्लीकी कुव्वत ख़त्म हो जाती है, इतनी दहशत पैदा। तो जिन कौमों में ये दहशतगर्दी आती है ना, हमने तजिया किया, वो कौमें आगे तरक्की नहीं कर सकती। शुक्र है कि हमारी हुकूमत, इंतज़ामिया और हमारे महकमों ने ये दहशतगर्दी ख़त्म की है। नेचुरली उसमें आदमी का बहुत बड़ा रोल है। आप देखें ना, दहशतगर्दी के बाद जब अमन आता है, आमों में जो अमन मिन खौफ, वहाँ फिर तरक्की होती है। तो ये वो चित्राली बाबा तो बात कर गया, लेकिन मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ अपनी ज़िंदगी में कि ये हमें अपने माशरे से दहशतगर्दी ख़त्म करनी चाहिए ताकि कौमें तरक्की कर सकें, अमन में तरक्की होती है। फिर मेरी प्रमोशन हुई, मैं DIG कोयटा हो गया। वहाँ पर मैंने इम्तिहान लिया, ASI के पर्चे थे, खुद ही पर्चा बनाया। मेरी तबीयत ऐसी है, खुद ही इम्तिहान लिया, खुद ही मार्किंग की और रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया। मुझे ये खुशी है कि मुझे किसी
किसी तरह से कोई प्रेशर नहीं आया। आप हैरान होंगे, वो इतने अच्छे लोग हैं बलूचिस्तान के, उनकी इंतजामिया, ऊपर अफसरान जो पोलिटिकल भी, मैं सब कोई प्रेशर नहीं है कि ये हमारा बंदा है। ये मैंने अपना सारा करके रिजल्ट अनाउंस कर दिया। 2-3 दिन के बाद मेरा अटली कहता है जी बाहर एक एसपी साहब बैठे हैं रिटायर्ड। मैंने कहा बुला लो। उनके साथ उनका बेटा भी था जो एनडीए, वो कराची इंजीनियरिंग में पढ़ा। मैंने कहा चाय वार अप्लाई, हम सीनियर अफसरों के पुराने, उनकी ताज़ीम भी करते हैं, हमें सिखाया जाता है। उन्होंने सारी ज़िंदगी पुलिस में गुजारी। तो बातों बातों में वो बुजुर्ग कहने लगे कि आपने मेरे बेटे को फेल कर दिया है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी आपने इम्तिहान लिया था, वो फेल हो गया। वो मेरे पास ही रैक पड़ा था, मैंने चाबी खोली और वो उस पर्चे निकाल के उसके सामने रख दिया। उसका बेटा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता, दूसरा। सही। अपने बेटे का पर्चा देख, उसके 10 नंबर थे 100 में से। मैंने कहा इसमें तुम लगा लो, कितने लगाते हो? उसमें गुंजाइश ही नहीं थी। तो मैंने उससे, लड़के से पूछा ये तुम्हारा भाई एमए है और ये 10 नंबर लिए हैं इसने 100 में से, ये एमए कैसे किया है? उसने बड़ी अजीब बात की, आप सुने। उसने कहा ये एमए इसने पॉलिटिकली किया है। मुझे फिर पता लगा कि पॉलिटिकली एमए क्या होता है और फिर डिग्री की होती है। वो आपने बाद में बात भी सुनी होगी। बात यह है कि जब आप पॉलिटिकली एमए करेंगे तो ये रिजल्ट आएंगे। फिर मैंने और तहकीक की, बलूचिस्तान में कुछ ऐसी हुकूमतें आई हैं कि जिन्होंने बाहर से अच्छे अच्छे टीचर कराची के और पंजाब वो निकाल दिए थे। बाद में उनकी तालीमी म्यार गिर गया। दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वो बेहतरीन टीचर मंगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं कि हमारे इदारों में हो और तरक्की हो। बलूचिस्तान ने यहाँ बहुत गलती की हुई है और वो तालीमी म्यार में गिरे। ये मेरा वहाँ का नतीजा था। फिर एक दिन मुझे मेरे क्या फ़ोन है, असलम तरीन साहब थे, बड़े अच्छे अफसर थे, बहुत सही। ज़बरदस्त। ये लाहौर का केस जो तफ्तीश का जो है ना, वो अमेरिकन का जो जिसने किसी को बाहर मार दिया था सड़क के ऊपर, वो उसने तफ्तीश की सही और उसने उसको टांग दिया था। वो तो बाद में अमेरिकन उसको बचा कर ले गए कैद में से, पता नहीं जीत दी कि नहीं। लेकिन वो अफसर साहब बड़ा दबंग का अफसर था। मुझे उसने सुबह फ़ोन किया कि जी इस तरह वाक़या हुआ। मैंने क्या? कहता जी महमूद खान अचकज़ई आए हैं यहाँ और कोर्ट जो है अदालत का, उसमें उन्होंने टक्कर मारी है गेट पर और गेट तोड़ दिया है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो हमारी कोर्ट है या जो भी है, ये तो एक इज्जत का मुकाम होता है, कानूनी मुकाम होता है। अगर आप उसकी तज़हीक करेंगे तो आप तो कानून की तज़हीक कर रहे हैं। तो हमने केस उसके खिलाफ महमूद खान अचकज़ई के साथ रजिस्टर कर दिया। सही। और जनाब अली 2 दिन के बाद मुझे आईजी साहब का फ़ोन आता है। हमारे आईजी बड़े अच्छे थे, गौहर जमान मोहम्मद, वो बड़े ज़बरदस्त दबंग अफसर, बहुत शरीफ और एक अपने साहब आदमी। यार मैंने उनसे बहुत सीखा। मुझे कहने सही रहो, मेरे साथ चाय पियो। मैं जब वहाँ गया, सलूट किया तो देखा महमूद खान अचकज़ई वहाँ बैठा था। अच्छा। मैं सही बात समझ गया। आप यकीन करें, गौहर जमान मोहम्मद ने एक बात नहीं मुझसे केस की थी। अच्छा। मेरी इज्जत रखी, मेरे कानून की इज्जत रखी। मुझे सिर्फ हाथ मिला दिया महमूद खान अचकज़ई से। पख्तून वाली में, रोड वाली में होता है केस, तो अलग बात है, आपने भाईचारा होता है। हमने हाथ मिलाया, ये उसका अंदाज था डील करने का। बिल्कुल गौर जमान साहब ने हमने मुझसे नहीं बात की। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि देखिए ये हमारी इज्जत की है इन्होंने, और उस आदमी को भी इज्जत दी है, लेकिन पुलिस की भी इज्जत रखी है, कानून की इज्जत। ऐसे अफसर बहुत कम है आजकल, ऐसे सही। अफसर कम है। मैं फिर एफआईए में आया, यहाँ पोस्टिंग हो गई। तो मेरे एक दिन जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था उसने कहा कि जी वो सुई गैस में बहुत एक जगह बहुत करप्शन हो रही है और कुछ 700-800 वो जो हैं वो केसेस उन्होंने इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं। हमने छापा मारा और वो सारी तफ्तीश करके बेहतरीन रिकॉर्ड और हर चीज़ के साथ, और उसका टेक्निकल रिपोर्टें सही बना के, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, आपको पता ही है, मैं इन चीज़ों में तो बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ। मेरे साथ अफसर भी अच्छे थे, लियाकत अली सलीम भी, दूसरे। बेहतरीन केस बना के हमने पुटअप कर दिया। डीजी साहब को फाइनल अप्रूव किया, हमें कोर्ट में भेजना था। तो डीजी साहब ने मुझे बुला लिया। तो मैंने वहाँ देखा हुमायूं सैफुल्लाह बैठे हैं। वो उस वक्त इनकी मिनिस्ट्री जो थी ना गैस की, उसके मिनिस्टर थे। सही। तो वो से लेकर आए थे कि ये 700-800 केस दिया, आप इसको ड्रॉप कर दें जी, ये है वो है। तो डीजी साहब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं और ये फाइनल हो चुकी हैं, ये हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं।
मैं इनका एहतराम करता हूँ। एडवर्ड्स कॉलेज में मुझसे ये 1 साल आगे थे। इनका छोटा भाई अनवर सैफुल्लाह एडवर्ड्स कॉलेज में पीछे था। ये दोनों भाई मुझसे आगे पीछे थे, लेकिन इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मुंह बना के चले गए। हमने केस रजिस्टर कोर्ट में किया, सजाएं दी। यकीन करें, बाद में मुझे लियाकत अली सलीमी ने बताया कि गैस डिपार्टमेंट से टेलीफोन आया कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये केस तो किया है लेकिन पूरी डिपार्टमेंट में करप्शन खत्म हो गई है। लोग डर गए हैं, लोग ये भी डर गए हैं कि सियासी रिश्वत भी नहीं चलेगी, सियासी सियासी दबाव भी नहीं चलेगा। हम इस तरह केसों को डील करते थे। एक दफा हमने कोई भर्ती करनी थी, दूसरा किस्सा भी सुन लें। मेरे साथ तो ऐसे ही होता रहा है। हो सकता है मेरी प्रमोशनें रुकती रही हूँ, लेकिन हमने असूलों पर की है। वो मैंने इम्तिहान लिए, कुछ अफसर भर्ती करने थे, एएसआई एसआई, काफी लंबा था, बहुत ज्यादा दरखास्त। बड़ी मेहनत की, 2 3 4 महीने लग गए। फाइनल मैंने लिस्टें खुद बनाकर और जनाब अली हमने तैयार कर ली। मैं डीजी साहब के पास ले गया। वो कहने लगे ये तो लिस्टें आपकी आ गई हैं, लेकिन ऊपर से भी, मैं हुकूमत का नाम नहीं लूंगा, बुरी बात है, ये उनकी भी लिस्ट आई है। मैंने कहा फिर? वो कहने लगे क्या करें? मैंने कहा जी फिर यही है कि अब मैं तो उस लिस्ट को नहीं मानूंगा, ये लिस्ट मैंने तैयार की है, मैं इस पर कायम हूँ। उन्होंने हुकूमत को बता दिया कि ये मेरा अफसर तो नहीं मानता। उन्होंने सारा इम्तिहान ही स्क्रैच कर दिया। मैंने कहा चले इम्तिहान स्क्रैच हो जाएगा, लेकिन मैं इलीगल भर्ती नहीं हूँगा। ये आपके पीआईए और एफ क्या है वो स्टील मिल और रेलवे में यही होता रहा है ना, इनको तो कोई पकड़ता ही नहीं है। तबाह कर दिए इन्होंने महकमे। तो मुझे सफर करना पड़ा है इन चीज़ों पर, मैं आपको बता देता हूँ। ये नहीं है कि मुझे फायदे हुए, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कानून और उसको असूलों को कायम रखा है जहाँ पर भी हो। तो और बहुत सारी बातें हैं मैं कर सकता हूँ। तो पिछली दफ़ा में 1 2 चीज़ें रह गई थी वालदा की। वो मेरे जो भतीजा था ना, वो खालिद, बाद में प्रोफेसर डॉक्टर रिटायर हुआ, वो जो बैंगन नहीं खा रहा था, उसकी बहन बना के लाई। उनका नहीं, ये दादी अम्मी नहीं मानेगी। बाद में पता लगा यार ये बैंगन की कहानी नहीं थी। मेरी वालदा जो थे पुराने बुजुर्ग, वो बैलेंस डाइट का इख्तियार करते थे, हर चीज़ खानी है। बाद में मुझे पता लगा वो बैलेंस डाइट की तरफ जाती थी। इतनी रहम दिल थी कि हमारा एक भतीजा जो मैंने रहीम यार खान में जिनकी ज़मीन पड़ी, वो पता लगा उनके बाप ने दूसरी शादी कर लिया, वहाँ गई पेशावर से, और हालात देखकर एक भैंस खरीद के बच्चे के साथ उसके घर छोड़ कर आई। ये मेरी वालदा प्रैक्टिकल थी, यहाँ देखती थी, सिलारामी भी करती थी। हमारे महकमे में पेशावर में बहुत से लोग कर्ज लेते थे, वालदा के पास आ जाते थे, 1 2 महीने का कर्ज तो वो दे देती थी। जब साल 2 साल का होता था तो मैंने नेट किया, वो उनसे रहन ले लेती, कुछ सोने की चीज़ ले ली, कुछ कर्जा दे दिया और साल का 2 साल वापस। ये उनका तरीका अंदाज हमें सिखाने का, उसमें हमने बड़ी चीज़ें सीखी, बहुत चीज़ें सीखी हैं। एक दफ़ा चिटागोंग में हम जा रहे थे अपने अंकल को मिलना, के जहाँ मैंने कहा हमारी पोस्टिंग थी। एक रफीक साहब भी हमारे अंकल थे एमईएस में, वो रिक्शे में जाते थे। तो वो वर्कशॉप के सामने से गुजरे, तो वो रेलवे की वर्कशॉप थी। तो मैंने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान ये क्या चक्कर है, ये बाहर लोग बड़े बड़े डंडे लेके खड़े हैं। तो अब्बा जान ने अजीब बात बताई, मुझे तो नहीं पता था। उन्होंने कहा जी आज 1 तारीख है, ये बंगालियों को तनख्वाह मिलेगी, ये बाहर निकलेंगे, ये जो बाहर डंडे लेके खड़े हैं इन्होंने इनको कर्ज दिए हुए हैं, ये इनसे कर्ज वसूल करेंगे और शायद सूद भी ले। और पता लगा वो अफगानी थे, वो अफगानी थे। वहाँ से फिर मुझे पता लगा ये सूद क्या चीज़ है और इसके कितने नुकसानात हैं। और मेरी वालदा इन चीज़ों में नहीं गई, वो रहन ले लेती थी और उनको दे देती थी। फिर मेरी पोस्टिंग होगी, मैंने बताया ना, FIA से मैंने बताया था पिछली दफ़ा, चाइना। सही। मैं वीज़ा ऑफिसर था। अच्छा, चाइना वहाँ कितना अर्सा पर रहे मैंने वहाँ पे? बहुत अच्छा चाइना काम किया। और चाइना कितना अर्सा रहे आप? मैं बताता हूँ, मैं 5 साल, 3 साल रहना था। बाद में 2 गवर्नमेंटें नवाज शरीफ और बेनज़ीर की बदलती अदलती, तो फिर वो मुझे 2 साल और एक्सटेंशन मजबूरन करनी पड़ी। हालांकि मुझे वो 3 साल दे रहे थे, मेरे बच्चे तालीम याफ्ता हो गए थे। मैंने कहा नहीं, मैंने वापस जाना है। तो मैं 5 साल के बाद मैं वहाँ वीज़ा ऑफिसर था। जान करें, अकरम जकी साहब ने कहा ये वीज़ा सेक्शन की तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं। जब से आप आए हैं ये वीज़ा सेक्शन से तो कोई शिकायत नहीं आती। हमारा काम इस तरह का होता था, साफ सुथरा। यानी एम्बेसडर साहब वो पूरी मीटिंग में तारीफ कर रहे हैं।
तो चाइनीज आते थे, उस वक्त हमारे डेलीगेशन शुरू थे, हम उनको वीज़ा देते थे, ऑफिशियल डेलीगेशन, और साथ मुझे वो एक कार्ड दे देते थे कि डिनर हमारे साथ खाएं, मुझे और वाइफ को। आपकी वाइफ वहाँ पार्ट ऑफ वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है, जो डिक्शनरी होती है ना उनकी डायरेक्टरी, उसमें वाइफ का नाम भी होता है। तो हमें कार्ड, वो हम उनके डिनर खा खा के तंग आ गए, मैंने तो उनको दे देने थे। फिर मैंने एम्बेसडर साहब से बात की कि ये तो इस तरह अच्छा नहीं है, मुझे कोई डिनर्स का शौक नहीं है और हम इनके वीज़ा भी नहीं रोकते नॉर्मली, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर हमने पॉलिसी बनवाई गवर्नमेंट को कह के ऑफिशियल जो डेलीगेशन है पाकिस्तान चाइना के, उनका कोई वीज़ा नहीं होगा। तो हमने इस तरह चाइनीज़ को कोऑपरेट किया उनके साथ। मैं एक दफ़ा शंघाई में गया, वहाँ उनका बहुत बड़े लीडर का वो है, वो मॉन्यूमेंट है, ऊपर लिखा था थियान शिया वाई कुंग, थियान शिया वाई, अंडर द हेवंस लैंड द थिंग बिलोंग्स टू लेबर लेबर। मैं बाद में सोचता रहा, ये नेचुरली वो कम्युनिज्म सोशलिज्म में लेबर का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन ये जुमला ये क्या कह गया है? ध्यान को वो चाइनीज में आसमान को भी कहते हैं, खुदा को भी कहते हैं। तो वो मैंने जब वो हदीस पढ़ी अल कासिम हबीबुल्लाह, तो मुझे पता लगा ये तो उसी का तर्जमा है, ये जो मेहनत करने वाला अल्लाह का महबूब तरीन है जमीन के ऊपर। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो कासिब था, एक आदमी आया, उसके हाथ पे गिट्टे देखे ना, तो आपने कहा ये क्या है? उसने कहा जी मैं मेहनत करता हूँ रोजी कमा। आपने उसका हाथ पकड़ के चूम लिया। सही। लोग तरसते हैं रसूल पाक के साथ हाथ जिस्म मिलाने को, आपने वाकयात पढ़े होंगे। यहाँ रसूल पाक एक मेहनती शख्स का हाथ खुद चूम रहे हैं, और जिसको तो रसूल पाक का हाथ लग जाए वो तो जन्नती है। आपकी लेबर जितनी है वो जन्नती है, मैं बताता हूँ। बेशक। सबसे ज्यादा मेहनत की कमाई जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कमाते थे। आपके कारोबार में 10% अब तो सट्टाबाजी है ना, वहां लिखा हुआ है 10% होगी, हमने सब मजाक किया हुआ है। आप जमीन का आप नहीं उठा सकते, कोई जो सरिजी है गंदम जो भी, जब तक 10 ना हो। सट्टाबाजी में तो सूदखोरी आ जाती है, जुल्म होता है। तो ये चीजें मैंने चाइना में सीखी हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। फिर आपको मैंने बताया ना कि मुझे काशगरी कहते थे, तो मैंने एक दफा एम्बेसडर को कहा मैं काशगर जाना चाहता हूँ, उधर मैं सफर करना चाहता हूँ सिल्क रूट का। मुझे इजाजत मिल गई, मैं शियान गया। शियान इज द सेंटर, सिल्क रूट जहाँ से शुरू होता है चाइना। वहाँ इतनी बड़ी मस्जिद है कि आपकी मस्जिद है उसके बराबर में कुछ नहीं है। उसके अंदर 4 दीवारी में पूरा कुरान पाक लिखा हुआ है, एक एक दीवार के ऊपर 30 दीवारें हैं अंदर। मैं देख के हैरान हो गया। वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया और फिर हम उरुमची गए। उरुमची जो सिंकियांग का प्रोविंस है, और उरुमची ग्रास लैंड को कहते हैं। फिर वहाँ से मैं काशगर गया। तो मुझे बड़ा शौक था काशगर, क्योंकि इकबाल का भी शेर था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साल से लेकर ताब खाके काशगर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वहाँ मैं एक कंस्ट्रक्शन में भी गया। मैंने जानमाज भी काशगर की मस्जिद के लिए मेरे पास अब तक है, क्योंकि मेरा एक वो बचपन से शौक था, मुझे काशगरी क्यों कहते हैं। तो ये काशगर और चित्राल आपके सिस्टर सिटीज होते थे। आप यकीन करें, वहाँ से मैं इंडो पाक बॉर्डर सुस्त तक गया हूँ। चाइना की मुझे शौक इतना था, मैं इधर से नहीं गया, उधर से गया हूँ। हमने बड़ा काम किया है फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए। अल्लाह ताला इसको कायम रखे। दुश्मन बहुत हैं, सिंकियांग में भी हैं, मुझे पता है, हमेशा आपको भी पता होगा। मेरी तो उनको यही होती थी कि आप जहाँ हैं वहाँ काम करें, मेहनत करें। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में गए ना, तो उन्होंने कुरैश, वहाँ जो भी दूसरे कबीले थे यहूदी, उनके साथ मुआहदा किया है, और उसमें लिखा है कि हम सब उम्मत वाहिदा हैं। कायदे आज़म ने भी कहा था पाकिस्तान में जितने लोग आ गए हैं सब सब पाकिस्तानी हैं। कोई अपने मजहब होगा लेकिन सब कानून के बराबर हैं। शायद लोग उसको एहसास नहीं करते। ये उम्मत वाहिदा का तस्वुर था। तो वो हमें चाइना के साथ एक उम्मत वाहिदा का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। मेरी वहां पर भी ये होती थी भी, चाइनीज के सिंकियांग के मुसलमानों को तो इतना मौका है कि उम्मत वाहिदा के लिए इतना काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतना मौका दिया है।
मैं तो उस पर अभी भी सोचता हूँ कि जिस तरह हमारा ये सिल्क रूट आगे डेवलप हो रहा है और फ्यूचर है हमारा, हमारा एक मुआहदा चाइना के साथ उम्मत वाहिदा का होना चाहिए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है ताकि दुश्मन हमारी तरफ नजर ना उठा के देख सके। अब मैं थोड़ा सा इस बजट की तरफ आऊंगा जो मैं इमरान साहब से मुझे बड़ा अफसोस है, हमारी इकोनॉमी अच्छा, जो है। अपनी बात को समेट लीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, हाँ, टाइम मेरी पता बात लग रहा है, तो अपना बात खत्म हो समेट गई। लीजिए। मैंने अपने सर्विसेज के कुछ वाक्य बता दिए हैं। मैं जी ये जी। बता रहा हूं, बजट में गड़बड़ क्या हो रही है। आप एग्रीकल्चर को कुछ नहीं दिया। आप देखिए, आपका पूरा मिडिल ईस्ट वेस्ट से निकल के चाइना की तरफ देखेगा। आप उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करें एग्रीकल्चर में। चाइना ने ज्वाइंट वेंचर किए जब मैं वहां था, और उन्होंने ज्वाइंट वेंचर करके वो टेक्नोलॉजी भी ली और तरक्की भी कर ली। आप एग्रीकल्चर इज द ओनली फील्ड जो इस मुल्क को बचाएगा। ये जो कोरोना है ना, इसमें सनतें तबाह हो जाएंगी। ये पता नहीं कौन से लोग इन्होंने ला के बैठा दिए हैं इमरान खान ने, जो हमें उल्टी रास्ते पर ले जा रहे हैं। इस मुल्क को तबाही हो रही है। मैं बता देता हूँ, आपके एग्रीकल्चर में मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ ज्वाइंट वेंचर होनी चाहिए, चाइना के साथ ज्वाइंट। आप डेयरी फार्म में करें, दूसरी एग्रीकल्चर में करें, फ्रूट में करें। तो ये आपका फ्यूचर है ही एग्रीकल्चर में। आपकी जीएनपी तो एग्रीकल्चर बचा रही है। ये कोरोना में तो इंडस्ट्री चलनी ही नहीं है। जी, बिल्कुल इस जिस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है क्योंकि हालात बहुत डिस्टर्ब है। बिल्कुल, मैं इसलिए ये बात बीच में कर दिया कि वो चाइना, मैंने जॉइंट वेंचर्स देखे थे। उस वक्त चाइना तरक्की कर रहा था। उन्होंने वेस्ट से लाकर ना उनके कारखाने, उनकी उनकी टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर, क्योंकि वो लोग को शौक था कि लेबर यहाँ सस्ती थी, तो वो उन्होंने टेक्नोलॉजी भी सीख ली। और आज चाइना सारी दुनिया को कर्जा दे रहा है। चाइना किसी से कर्जा नहीं दे रहा। मैंने पहले एक तौरात की बात बताई थी, मेरी बात सुन ले। तौरात में लिखा हुआ है कि जो मुल्क कर्जा देगा वो दुनिया पर हुकूमत करेगा। मुझे उस हदायत में नजर आ रहा है कि आइंदा हुकूमत दुनिया पर चाइना की होगी। अमेरिका ने तो अनाउंस कर दिया ना प्रेसिडेंट कि हम दुनिया से फौजें बुला रहे हैं, हम अपने अमेरिका बचा लें तो काफी है। उनको पता लग गया है हमने क्या क्या किया है और हमारा क्या अंजाम होने वाला है। चाइना पहले इंट्रोवर्ट होता था, खुद तरक्की। अब चाइना एक्सट्रोवर्ट है। चाइना बाहर निकल रहा है, उसके इंटरेस्ट है अफ्रीका, एशिया। तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए और हमारा एक उम्मत वादा का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जज़ाकल्लाह वल खैर। बहुत शुक्रिया अपना सैयद राय साहब। नाज़रीन, सैयद राय साहब ने बहुत मुफीद मशवरे भी दिए अपने जो ज़िंदगी के तजुर्बा के साथ साथ जो आई जी पुलिस रहे उदरान मुलाजमत जो वाक़यात रुनमा हुए वो भी हमें उससे रोशनास किया। तो राय साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अगले नए प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।